नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल यूट्यूब चैनल गणित मासाब से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 1, जिसे हम नाम रखा, उसमें नाम है वास्तविक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्याएं क्या हैं, कैसे बनी हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में शुरुआत में आपको बताया था। उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको संख्याओं का जो सही समझ है वो पैदा हो सके और किस संख्याओं के अंदर कौन सी संख्याएं हैं। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं कि वास्तविक संख्याओं में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें हम विभाजन करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड जैसे ही हमसे बनने लगते हैं तो हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। और ये जब आगे हम बढ़ते जाते हैं और इसमें जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है अंकगणित की, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अध्याय 10 का जो वास्तविक संख्या क्या है। देखिए, पिछले अध्याय मैंने बताया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब परिमेय कौन सी है? देखिए, बटे वाली संख्या है, 5000, 5 लिखा, 1771 आदि ढेर सारी संख्याएं हो सकती हैं जो जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय कहलाती है। लेकिन अपरिमेय कौन सी, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन कौन सी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते? तो उस वीडियो में मैंने बहुत विस्तार से आपको बताया है, आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी है जिसे हम नहीं लिख सकते। तो मैंने एक सामने लिखा है कि वर्गमूल 2, 3, 5, 7, अर्थात ऐसी संख्या, एक सामान्य तौर पर बता देता हूँ, एक ऐसी संख्या जो वर्गमूल के अंदर तो लिखी है लेकिन एक पूर्ण वर्ग नहीं है, वो हमारी क्या होगी? अपरिमेय। जैसे 2 है, 2 का कोई वर्गमूल नहीं है, 3 का नहीं है, होता है लेकिन दशमलव में होता, वो भी कैसा? अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती संख्याओं को हम अपरिमेय कहते हैं। देखिएगा, हम ये पढ़ेंगे कि ये परिमेय क्यों है, इस पर हम प्रमेय भी प्रूव करके बताएंगे, लेकिन पहले हम इस पर देख लेते हैं कि इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखिएगा, आपको इस अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको भाग विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। भाग विधि के साथ साथ और आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें आपके विभाज्यता के नियम पता हो, तब जाके आप ये इतना पता होगा, तब जाके आप ये अभाज्य गुणनखंड कर पाएंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, कि हम 2 से कैसे विभाजित करें, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, और मैंने 29 तक 30 तक की संख्या बताई हुई हैं। उनको आप वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपसे विभाज्यता के नियम बनेंगे तो आपसे ये गुणनखंड करते ही बड़ी आसानी से बनेंगे। मैं आपको और बताऊंगा कैसे। जब आपसे अभाज्य गुणनखंड बनने लगेंगे, जब इस सीढ़ी पे आप चढ़ गए, तो ये सीढ़ी के बाद अब आप एचसीएफ और एलसीएम पर भी पहुंच जाएंगे। अब एचसीएफ क्या है? इसका यदि नाम देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात किसी भी संख्याओं का की वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ कहलाती है यदि जो उत्तर आया है उससे हम दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। हम और भी अभी आपको बताएंगे। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, सॉरी फैक्टर नहीं, मल्टीपल है, अर्थात जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उनका एलसीएम और बड़ी से छोटी से छोटी संख्या होती है, इसमें होती है बड़ी से बड़ी और इसमें होती है छोटी से छोटी संख्या होती है, जिसमें प्रश्न जो दिया गया उससे पूर्णतः विभाजित। अब देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल देंगे, उससे आप समझ जाएंगे। अब आते हैं हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आईएमपी है, इससे संबंधित प्रश्न आना है। इस प्रमेय को आप याद कर लीजिए, बहुत आसान है। देखिए, मैं बता दूं, प्रत्येक भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या तो आप समझ रहे हैं कौन सी, जिसमें पूरा किसी न किसी का भाग चला जाए उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जिसे हम भाज्य संख्या, जैसे 210, देखिए इसमें किसी न किसी संख्या से भाग जाएगा तो ये हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य मतलब, देखिए मैंने पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था विभाज्यता के नियम, उसमें मैंने भाज्य संख्या भी आपको बताई हुई थी, तो उसको आप देख लीजिएगा। मतलब अभाज्य जो संख्या होंगी आपकी, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, इस प्रकार से और चले हम, 23 के बाद 29 है, ये और 31 है, और आगे बढ़ते हैं। ये सब कैसी है हमारी? अभाज्य। ये अभाज्य गुणनखंड है हमारे। तो हमें जब इनके गुणनखंड निकालेंगे तो ये कोई ना कोई हमारी संख्या मिलेगी, तो ये कहलाती है, यदि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात हम इसके गुणनखंड करेंगे तो टुकड़े मिलेंगे बहुत ढेर सारे। जैसे मेरा ये पेन है, इस पेन को मैं टुकड़ा करना, ये हमारे गुणनखंड हो गए, और वापस जोड़ देंगे तो हमारा गुणनफल हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हमारा गुणनफल, मतलब ये जुड़ गया, पूरा एक साथ हो गया, तो गुणनफल हो गया। इसको हम ऐसे निकाल देंगे तो क्या हो गया हमारा? ये
गुणनखंड और अलग अलग हो गया, और इन्हीं को आपस में जोड़ने से हमारा जो तैयार हो गया। तो वे उसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड जो उसको आपस में गुणा करने के बाद एक पूर्ण संख्या मिल जाए वापस, तो उस संख्या के वो क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। तो देखिए गुणनखंड तथा यह गुणनखंडन, यह गुणनखंड जो उत्तर मिलेगा, यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब जो इस संसार में कोई दूसरा ना हो, वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब केवल एक हो, यूनिक हो, वो अद्वितीय है। जैसे अपन मानते हैं कि सूरज एक है, ईश्वर एक है, ये अद्वितीय है। तो यहां भी इस प्रश्न के अद्वितीय ही गुणनखंड निकलेंगे, दूसरे कोई नहीं निकलेंगे, क्योंकि उस सवाल में एक सवाल के उत्तर निकलेगा। तो गणित में हमेशा ही अद्वितीय होता है। तो देखिएगा, अब मैं एक बार फिर से बता देता हूं, अभाज्य संख्या जो भाज्य संख्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन उसके आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अर्थात क्रम के बिना, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसको हम हल करेंगे कैसे, देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने बताया था विभाज्यता के नियम। तो देखिए विभाज्य, यदि शून्य लिखा हो या पीछे सम अंक लिखा है तो हमें 2 से भाग देना है। तो शून्य लिखा है, 2 4 6, हम 2 से भाग दें तो 2 का पहाड़ा पढ़ें। 2 का पहाड़ा कैसे पढ़ना है, पहले अंक में, पहला अंक यदि जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा है तो हमें 2 अंक लेना है, परंतु यदि इसी के बराबर है या इससे बड़ा है तो केवल 2 का पहाड़ा। 2 का पहाड़ा पढ़िए तो 2 से ज्यादा ना, तो 2 एकम 2, ठीक है, ये कट गया, 2 एकम 2 पूरा चला गया, यानी घट गया, एक बार गया। अब 2 का पहाड़ा 1 में जाइए, नहीं जा रहा है, तो नहीं जाना, तो यहाँ एक हम भाग नास्ति शून्य बोलते हैं, जिससे मतलब 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 1 से ज्यादा ना हो। हमेशा 2 का कोई पहाड़ा नहीं पढ़ सकते 1 से ज्यादा ना हो, क्योंकि 1 पहले से ही 2 से कम है। तो हम कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 0 बार। तो 2 शून्यम 0, मतलब पहाड़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि वो संख्या मिल रही है तो हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 2 1 से ज्यादा ना हो, तो एक ही बार पढ़ ले तो भी ज्यादा हो रहा है, तो अपन कितने बार पढ़ेंगे, 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, वो कहलाता है शून्य। 2 शून्य 0 पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ा तो 0 आ गया। अब पूरा हम 10 लेंगे, ये पूरा 10 लेना पड़ेगा, 2 पंचे 10। अब देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि पीछे हमारी विषम संख्या आ गई। विषम आ गई तो हम 3 का चेक करेंगे। 3 का कैसे चेक करेंगे, इनको जोड़ना है, जोड़िए भैया, 1 धन 0 धन 5, कितने होगा 6, 6 में 3 का चला जाएगा, मतलब इस संख्या में भी 3 का जाएगा 100%। 3 का आप भाग दीजिए। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 10 से ज्यादा ना। अब अभी आप कहेंगे 1, तो यहाँ आगे शून्य लगाने से हमारा कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, इसलिए हमें हम 0 बार पहाड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जब हम प्रारंभ करते हैं तो सीधे 2 अंकों से लेकर हम सीधा पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़े, 3 का 9, 9 बार 9 आया था, कितना आया था 9, तो 10 में से 9 आपको घटाना है, क्योंकि भाग आप जब देते हैं तो घटाते हैं। कितना बचा, 1 बचा, यहाँ 10 में से काटने, तो यहाँ क्या होगा, कितने हो गए 15, 6 नहीं करना है 15, तो 3 5 15। देखिएगा कैसे, मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ। जैसे 105 में अपन ने ऐसे भाग देते थे पहले, 3 का 3 बार 9 आया, फिर घटाया तो 1 बचा। अब यहाँ आपको डायरेक्ट करना है, 3 का 9, 1 बचा, तो यहाँ कितने हो गए, उतारे से देखिए 15 हो गए, यहाँ 15 हो गए थे कि नहीं, 3 5 15, 15 ही आगे घटाओ, क्या बचे, पूरा भाग चला गया कि नहीं। तो ये अब यहाँ पर अब भाग विधि में इस प्रकार से हम गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अब कितने से भाग जाएगा, अब 5 से। देखिए क्रम से देना है, क्रम से आप चेक करेंगे तो विभाज्यता के नियम बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। तो अब देखिएगा, अब 2 से दिया था तो 3 से दिया, अब 5 से दीजिए, क्योंकि पीछे इकाई में 5 है, तो 5 7 35, अब 7 ही से जाएगा क्योंकि सीधा दिख रहा। कितने बार, 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड लिखिए, कौन कौन मिले, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 मिल गए। इनके आप आपस में आप जब गुणा करोगे तो ये इसके गुणनखंड है, मतलब इसके टुकड़ा हैं, इसके टुकड़े हैं, इन सारे टुकड़ों को जोड़ दोगे, मतलब मिला दोगे, गुणा कर दोगे, तो ये 210 संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये कर दिया हमने, ये भाज्य संख्या थी, इसको हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको हमने व्यक्त कर दिया। फिर आगे लिखा तथा यह गुणनखंड, अर्थात ये गुणनखंड जो मिला है, ये वाला गुणनखंड जो मिला है, यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना, आने वाले क्रम के बिना मतलब इसका उल्टा सीधा गुणा करिए। चलिए 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 लिखा था, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते कि 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 2, कैसे भी लिख दीजिए अल्टा पलटी। चलिए 5 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 7, और भी कीजिए 7 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 2। इन सब का जो भी आप गुणा करेंगे सब क्या मिलेगा, 210 मिलेगा। तो
तो इनके आने वाले क्रम के बिना कैसा हो जाता है, अद्वितीय। अद्वितीय क्यों, आप कितने भी पलट पलट के गुणा कर लो, गुणा हमेशा अद्वितीय रहेगा। कितना रहेगा, 210। इसलिए कहा गया है यह गुणनखंड जो उत्तर मिला है, यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो भैया इसको याद कर लीजिएगा, उसकी गुणनखंड आप करके देख लीजिए। चलिए एक सवाल और हम इसकी गुणनखंड करके बताते हैं। यह आपके सामने लिखा है, जो परीक्षा में पूछा ही जाता है। देखिएगा कैसे। चलिए यहां देखिए 2 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे सम नहीं है। 3 का चेक करिए, क्योंकि हमें क्रम से चलना है आपको, तो फटाफट आपको आ जाएगा। 5 5 10, 10 में 3 का नहीं आएगा, 3 भी गायब कर दीजिए। अब 5 से शुरू। 5 का क्या है नियम, पीछे इकाई में 0 या 5 हो, मतलब इसमें 5 का भाग चला जाएगा। चलिए 5 का भाग दीजिए, तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। ठीक है, अब 5 का नहीं जा रहा, तो आगे बढ़ते जाना है। अब 7 का चेक करिए। 7 का मैंने क्या बताया था, 7 का विभाज्यता का नियम क्या भैया, इसकी जो जैसे 1001 है, तो इसका इकाई के अंक को अलग करिए, कितना बचा 100, ऋण इसका 2 गुना करना है, 2 गुना कितना हो गया, 100 में से 2 गए, कितने बच गया 98। अब अभी पता नहीं चल पा रहा होगा 98 में हम 7 को भाग दे पा रहे नहीं दे पा रहे हैं, तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए। 98 बराबर 9 ऋण 8 गुणित 2, यानी 9 गुणित 16, यानी ऋण के 7, अर्थात 7 में भाग चला जाएगा, मतलब इसमें भी 7 का भाग चला जाएगा। ये हम फटाफट रफ में चेक कर लेंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो शीघ्रता सीख जाएंगे। चलिए सीधा 7 का भाग दें आप। 7 का भाग देने पर 7 का फाड़ा पड़िए, 10 से ज्यादा ना हो। 7 एकम 7, कितने बचे भैया 3, तो कितने हो गए थे 30, 7 चौके 28, 2 बचे, 7 3 21। ठीक है, फिर से 7 का फाड़ा पड़िए, 7 3 21। ठीक है, अब 7 का फिर से चेक करिए, 7 का जा रहा है कि नहीं, 143 में है, तो 14 ऋण 6, कितने बचे 9, नहीं जा रहा, 9 में नहीं जा रहा तो नहीं जाएगा। तो हम 7 से गए, तो अब 11 से चेक करिए। 11 में क्या है, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का 3 और 1 जोड़िए 4, और सम और जोड़िए ऋण 4, दोनों घटाना, 0 आ गया। 0 मिले या 11 मिले। 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई की ओर से विषम स्थानों पर स्थित, मतलब 3 और 1 को जोड़िए 4, सम स्थान है 4 घटाइए, 0 मिल जाए, 11 का पहाड़ा मिल जाए, तो ये 11 से भाग चला जाएगा। तो 11 का पहाड़ा पड़िए, 11 एकम 11, कितने बचे यहाँ 3, सो होगा 33, 33 11 33। अब सीधा आपको 13 दिख रहा है, 13 से भाग दे दीजिए। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या मिले आपके, 5005 के 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। अब इसका आप किसी भी क्रम में अल्टा पलटी करके गुणा कर दीजिए, हमेशा 5005 ही आएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय को हम किस किस प्रकार से सीखेंगे। तो आप इस प्रमेय को रट लीजिए, इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करना अवश्य सीखिएगा। अभाज्य गुणनखंड क्या है मैंने आपको बता दिए हैं कि ऐसे गुणनखंड इस प्रकार की संख्याएं मिलेंगी जो आपको, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि 2 2 2 2 3-4 बार मिल जाए, 3 भी 3-4 बार मिल जाए, तो कोई आवश्यकता नहीं, वो भी आपकी अभाज्य संख्याएं ही है, लेकिन वो रिपीट हो रही हैं। तो हमें इस प्रकार से देखना है। अब पहुंचते हैं, जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो अभाज्य गुणनखंडों में हम देखेंगे जब हमारे पास 2 संख्या रहेंगी, ये वाली, जैसे इसी में देख लीजिए, इसी प्रश्न को मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इसका HCF और LCM बताइए, इसी प्रश्न में, ठीक है ना। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिखिए। पहले तो 210 के अभाज्य गुणनखंड मैंने लिखे 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, और 5005 के मैंने लिखे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, ठीक है ना। तो अब HCF क्या कहलाता है, HCF देखिए इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, एक जैसा क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो दोनों में दिखाई दे। तो आप देखिएगा 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, और तो कोई संख्या में दिखाई नहीं दे रही। तो ये कॉमन जो मान निकला है ये हमारा HCF हो जाएगा, 5 गुणित 7 अर्थात 35 हमारा HCF हो गया कि नहीं हो गया। अब हमारा बचा LCM। तो LCM में देखिएगा जो हमारा LCM है, इसमें जो हमारे जो नंबर्स हैं ये एक बार लेना है, मतलब 5 गुणित 7 अकेले लेना है। अब इसके जो बचे हुए संख्या ये बची है, ये बची, इन सबका हमें गुणा कर देना है इसी के साथ। तो ये इस पूरी संख्या का गुणा करोगे तो LCM आ जाएगी। अब LCM क्या आएगी, चलिए हम दूसरे प्रश्न आपको बताते हैं कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि इसी के अभाज्य गुणनखंड तो आपको हर हाल में करना ही पड़ेंगे, तब जाके आप HCF और LCM निकाल लेंगे। तो देखिएगा हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिएगा 96 और 404 का HCF LCM ज्ञात कीजिए, 672 120 का HCF और LCM निकालिए। तो देखिएगा मैं इसमें आपको इस सूत्र के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करें। तो देखिए 96 के आप गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से लिखेंगे
404 के करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। यहां भी आपको गुणनखंड करना है 6 के, 72 के और 120 के, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो यहां हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड यहां लिख सकते हैं, क्या करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, यहां भी लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो हम चलिए अभाज्य गुणनखंड 2 से, आपको हमेशा 2 से भाग देना, बिल्कुल शालीनता से, घबराने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा में घबराइएगा नहीं, आराम से प्रश्नों को हल कीजिएगा, आपसे बनेंगे। 2 से भाग दीजिए, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 चौके 8, एक बचा, 2 अट्ठे 16, 2 का पढ़िए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का पढ़िए, 2 छह 12, 2 का पढ़िए, 2 तीन 6, फिर 3 का पढ़िए, 3 एकम 3, यहाँ पढ़िए 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 दूनी 4, 2 का फिर पढ़िए, 2 एकम 2, 2 शून्यम 2, फिर 2 एकम 2। अब सीधा किसी का भाग नहीं जा रहा तो 101 से सीधा भाग दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्ट संख्या आ गई आपकी, 3 आ गया। अब 3 से आपका भाग जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 7 का भी नहीं जा रहा है, और इस 101 से सीधा भाग जाएगा। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिखिए, देखिए आपको परीक्षा में ऐसे लिखना है, 96 बराबर 2 गुणित कितने बार, 1 2 3 4 5 6 5 बार, 2 गुणित 3, और आप इसके लिखिए 404 के लिखिए, 2 गुणित 101। अब देखिए इसमें कॉमन HCF निकालने की, ये HCF में देखिए दोनों में क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो ये आपका HCF होगा, दोनों में से सेट में से लेना, 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा, ये 4, ये निकल के आ गया। अब LCM क्या होगा, LCM देखिएगा जो बचा है आपका LCM, तो जो बचा है पहले वो जो एक बार सेट में से ये लेना, ये दोनों बस, मतलब HCF लेना है, मुझे पूरा सेट अलग कर देना है, मतलब इसका हमने 2 गुणित 2 ये दोनों ले लिए, गुणित जो बचा है, इसमें जो बचा और इसमें जो बचा पूरा लेना है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 100 जी आ जाएगा। जब आप इन सबका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 96 जी आपका LCM हो जाएगा। तो LCM और HCF आपको एक ही बार अभाज्य गुणनखंड आप सीख गए तो आप HCF और LCM आसानी से निकाल लेंगे। चलिएगा इस प्रश्न को भी हम देख लें खटाखट कैसे निकालना है। इसको देखिए 2 से भाग, 2 3 6, 3 का 3 एकम 3, इसको 2 से पढ़िए, 2 3 6, एक बचा, 2 3 6, एक बचा, कितने होगा भैया जी 12, कितने हो गए 12, 2 6 12, फिर 2 का पढ़ा, 2 एकम 2, 2 6 2 अट्ठे 16, सॉरी, फिर 2 का पढ़ा, 2 नाम 18, ठीक है। फिर इसके बाद 3 का पढ़ा है, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, जिसके यहाँ पढ़ा है 2 का 2 6 12 और 2 शून्य 0, फिर 2 का पढ़ा है 2 3 6 0 जो कहते हैं, फिर 3 का 2 का भी फिर से पढ़िए क्योंकि 30 है हमारे पास, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 आ गए। अब 3 का पढ़िए, 3 5 15, 5 का पढ़िए। देखिए क्रम से आप पढ़ेंगे उल्टा सीधा भाग देंगे, जीवन में आपसे कभी नहीं बनेगा। आप तो पहले 2 का देखिए, फिर 3 का देखिए, फिर 5 का देखिए, फिर 7, इतना सरल लगेगा आपको भाग। आप कहेंगे इतना सरल हो गया, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा अब इसके आप गुणनखंड निकालिए। 6 के क्या आएंगे 2 गुणित 3, या 72 के क्या आएंगे, बिल्कुल ऐसे लिखना नीचे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। चलिए 120 के क्या होंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब देखिए भैया HCF, फिर से HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, बस। अब किसी में कॉमन नहीं है तो क्या आएगा यहाँ 2 गुणित 3। सभी में जितनी संख्या दी है जिनका HCF निकालना है सभी में कॉमन क्या है, एक जैसा क्या है, तो चुनना है उसमें से जो हमने चुन लिया समान वो हमारा HCF होता है। तो कितना हो गया भैया 6 आ गया। अब LCM क्या है, LCM मैंने बताया था जो इसमें गोला लगाए गए हैं सबको छोड़ दो, केवल जिस का जो HCF आया है वो लिख दो 6 गुणित। अब इसमें क्या बचा, इसमें क्या बचा वो भरिए, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित इसका क्या बचा 2 गुणित 2 गुणित 5। देखिए 5 बता जी 4, 5 दूनी 10 दूनी 20, 3 60 दूनी 120, 120 12 दूनी 24, 240, 240 गुणित 6, तो 6 चौके 24 की 4,
6 दूनी 12 2 14, 1440 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा एलसीएम। अब आप कहेंगे एलसीएम 1440 और एचसीएफ हमारा 6। अब देखिएगा मैं परिभाषा बता दूं कि इन संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या 6 है, जिससे इन संख्याओं में भाग दे सभी का जाएगा। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है, 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 6 में भाग चला जाए, 72 में चला जाए, 120 में। ये बड़ी से बड़ी कही गई है, लेकिन दिखेगी आपको उत्तर से छोटी, जो प्रश्न है उससे छोटी दिखेगी, लेकिन ये बड़ी से बड़ी है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रश्न को विभाजित कर दे। एलसीएम उल्टा है कि छोटी से छोटी, इनमें 6, 72 और 120 को भाग, ऐसी ढेर संख्या जो ऊपर की सब में भाग चला जाएगा, लेकिन सबसे छोटी कौन होगी, 1440 होगी, जो 6 का भी मतलब 6 से भी विभाजित हो जाएगी, 72 से भी हो जाएगी और 120, मतलब प्रश्न से विभाजित हो जाएगा उत्तर। और एचसीएफ में क्या होगा, उत्तर से विभाजित होगी प्रश्न। ठीक है, तो ये एचसीएफ और एलसीएम है। तो आपने ये देखा। अब आते हैं हम एक प्रश्न के ऊपर। इसी प्रश्न को मैं आपको बता देता हूं, ये नीचे हमारे एचसीएफ एलसीएम लिखे हुए हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एचसीएफ कितना आया, एलसीएम कितना आया। ये हमारे पास लिखा है 4 और 96। मैं इसको मिटा देता हूं। एक हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, आपको क्या पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनकी एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए इसका हमने, ये हमारी पहली संख्या थी, ये हमने इसको बी मान लिया, ये हमारी बी संख्या है। अब इसका हमारा एचसीएफ कितना निकला था, 4, और एलसीएम कितना निकला था हमारा 96। ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम प्रूव करते हैं कि इनका ए गुणित बी बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, अर्थात जो दो संख्या दी गई हैं, इनका गुणनफल इनके लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के बराबर, गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात देखिए, अब इनका आप प्रूफ कीजिए, कैसे प्रूफ करते हैं। आप सामने लिखा हुआ है क्या, पहली संख्या ए कितनी थी, 96, गुणित बी कितना था 404, एचसीएफ कितना निकला 4, तो ये कितना निकला हमारा 96। भैया गुणा करिए, 4 6 24 की 4, 9 चौके 38, कैसे 9 चौके 36, 2 हासिल की, और 6 चौके 27, ठीक है, 6 चौके 24 और 3 हासिल की 27, 9 चौके 38, आगे भैया 38, यहाँ 4 का इसमें पढ़िए। अब इसका हम गुणा करेंगे तो आपका यही गुणा आएगा। क्या प्रूफ हो जाता है, क्या प्रूफ हो जाता है यहाँ, यह प्रूफ हो जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समापवर्तक एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि अब आपके पास ये प्रश्न रहेंगे, बस इतना। अब आपसे वो कहेंगे कि एलसीएम निकालिए। देखिए अब आपको यहाँ कोई, जब आपके पास दो संख्या दी गई हो, एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकालना आसान है, एलसीएम दिया है एचसीएफ निकालना है तो आसान है, या तो एचसीएफ एलसीएम दिया है, एक संख्या दी है दूसरी निकालना तो आसान है, मतलब सूत्र एक ही लग रहा है। क्या, कौन सा सूत्र? अब यहाँ देखिए, अभी हमने लिखा था जो ए गुणित बी बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, बस ये लगाना। अब देखिए ये आप लगाइए, मान भर दीजिए, केवल ये सूत्र याद रखिए, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। आपको कोई सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें से 3 आपको दिए रहेंगे, चौथा निकालना, बस भरिए। ए का मान भरिए कितना भी है 96, बी का मान भरिए कितना है 404, एचसीएफ कितना भी है 4, जो हमारे पास नहीं है वो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। बस अब देखिएगा, गुणा नहीं करना है आपको, केवल भाग देना है। यहां से इसको भाग दीजिए, 96 गुणित 404/4 बराबर एलसीएम लगा दीजिए। अब भाग दीजिए 4 का, 4 एकम 4, 4 एकम 4 शून्य, कितने होगा भैया, ये हो गया 96 गुणित 101, 96 गुणित 101 बराबर एलसीएम। अब 96 को 1 में करो तो ये होगा 96, और में करो गुणा तो 96, जी आपका एलसीएम आ गया। देखिए कितना आसान और सरल था। मान लीजिए अब एचसीएफ निकालना होता तो जो एचसीएफ की यहाँ पे लिख देते, एलसीएम का मान भर देते, जो मान दिया गया। ये सूत्र बिल्कुल याद कर लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं संख्याओं का लघुत्तम मतलब एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक सवाल ये परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछा जाता है, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो सूत्र है केवल दो संख्याओं के लिए ही लागू है, दो संख्याओं पर ही सत्य है।
आप तीन संख्याओं पे आप इसको लगाएंगे तो लागू नहीं होगा। इसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, केवल जब दो संख्याएं होंगी तब ये सूत्र लागू होगा। तीन संख्याओं में 6 72 इसमें आप लागू करेंगे तो ये फेल हो जाएगा। तो अब यहां क्या होगा, फेल होगा तो आप प्रूफ नहीं होगा, तो ये आपको नहीं लगाना है। इसमें आपका 1440 मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो सूत्र लगाएंगे आप, इसका सूत्र बन जाता है तीन संख्याओं के लिए, वो कठिन है, आपको बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आगे जब यदि आप धोखे से भूलवश गलती से आपने गणित ले ली तो निश्चित तौर पर आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। तो देखिए कैसे आप इसका सूत्र है, यदि मान लो इन 6, 72 और 120 का आपने एलसीएम निकाला, मान लो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो इसका सूत्र होता है 6 गुणित 72 गुणित 120 गुणित इन्हीं का एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम इन्हीं संख्याओं का 6, 72 और 120 का आप एलसीएम, तो ठीक है, एलसीएम का भाग देना है। तो इन संख्याओं का मैंने क्या निकाल दिया, गुणनफल। तो यहां आप अलग अलग निकालना पड़ेगा। एलसीएम किसका, एलसीएम पहले इन दो का मतलब कैसे लिखेंगे, एलसीएम 6 72 का, एलसीएम 72 120 का, फिर एलसीएम 6 और 120 का। तो ये हो गया हमारा नंबर 1, ये इसी में गुणा करो, 6 72 गुणित एलसीएम इसका गुणा इसका, मतलब तीनों का गुणा करना पड़ेगा। इसका एलसीएम अलग निकालो, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, तीनों का गुणनफल इसमें भाग देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे जब एचसीएफ निकालना है और इसी में एचसीएफ का हमें क्या करना है, गुणा भी करना है साथ में। एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का गुणा और इसमें इन संख्याओं का मान निकालना है। तो इस बात का हम ये अभी आपको आवश्यकता नहीं है, इसको मत पढ़िएगा। आप तो इन बातों को ध्यान दीजिए कि हम एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड निकालना आप निश्चित तौर पर देखते रहिएगा। अब एक प्रश्न आता है हमारे यहाँ, मैं एक प्रश्न देता हूं, इसमें जो आप किताब में लिखा हुआ है, कौन सा लिखा है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है। एचसीएफ हमारा जो है एचसीएफ है 306 और 657 का, ऐसा लिखा है प्रश्न, एचसीएफ 306 और 657 का है 9। तो एलसीएम निकालना है किसका, ऐसा आता है परीक्षा में, एलसीएम 306 557 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर आप कहेंगे कि संख्या कहां है, आपको एचसीएफ दिया है 9, एलसीएम बताना है। तो आपको ब्रैकेट में लिखी हुई है संख्या, देखो ये मतलब एलसीएम इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ 9 है, तो इन्हीं संख्याओं का एलसीएम कितना होगा ये पूछ रहा है। और बहुत ही आसान और सरल, मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, ए गुणित बी एचसीएफ गुणित एलसीएम, भर दीजिए मान। ए मतलब यहां से निकालिए, ए मतलब 306, बी मतलब 657 और एचसीएफ कितना आपको दिखाई रहा है 9, एलसीएम निकालना है। तो 306 गुणित 657 बराबर 9 गुणित एलसीएम। अब यहां इस मोहल्ला में लेके आइए आप, 306 गुणित 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। अब 9 से काट दीजिए, 9 से काटे, 9 एकम 9, 9 3 27 बचे 3, 3 नाम 36। अब इसमें 657 में आप 39 का गुणा कीजिएगा, ठीक है, जितना गुणा आ जाए आपका वो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आपने एक प्रश्न देखा। एक प्रश्न आता है कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं है, भाज्य संख्या इसका तो पता जांच करना है कि भाज्य है कि नहीं। जैसे एक लिखा है 7 11 13 13 लिखा है, 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13, ऐसी कोई भी सवाल हो। एक दूसरा लिखा है इसी में सवाल 7 6 5 4 3 लिखा है, 7 6 5 4 3 2 1 धन 5। देखिएगा बस यहां आपको कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए पूरे सवाल में इतनी सब गुणा में लिखी है, ये प्लस में लिखा है, मतलब इसमें से कॉमन आपका कितना आ जाएगा 13। यहां से देखिए गुणा में है, ये प्लस में लिखा है, इसका कॉमन कितना आ जाएगा 5। तो हमें लिखना बोलना है इस सवाल में, दिए गए सवाल में इस संख्या का जो संख्या है इसका गुणनखंड 13 है, अतः ये संख्या 13 से भाज्य होगी। इसी प्रकार इसमें लिखना है इस 5 इसका गुणनखंड है। क्यों, देखिए इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है,
यहाँ देखिए इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, मतलब धन चिन्ह और धन चिन्ह के इस तरफ और धन चिन्ह के इस तरफ, दोनों तरफ जो संख्या होगी उससे निश्चित तौर पर कैसी होगी, विभाजित होगी। तो चलिएगा, एक परीक्षा में जो सामान्य प्रश्न पूछा जाता है बहुत सरल और आसान है, इस प्रश्न को भी हम देख लें। ये प्रश्न गुणनखंड करना बिल्कुल निश्चित तौर पर सीखिएगा। ये गुणनखंड आपसे कब बन पाएंगे, तब जाके आप क्या करेंगे, हमारे अभाज्यता के जो विभाज्यता के नियम हैं उनको आप पढ़ेंगे। अब परीक्षा में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये प्रश्न थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा लेकिन बहुत सरल और आसान है। लिखना आपको क्या है, देखिए इसको हल देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, जो अपरिमेय सिद्ध करना है इसको आप क्या कर दीजिए, परिमेय मान लीजिए, क्योंकि हमने अपरिमेय तो देखी नहीं, हम उसे P बटे Q के रूप में लिख नहीं सकते, तो हम लिखेंगे कैसे, हमें नहीं पता ना, तो हम जैसे हम लिख सकते हैं वैसे ही मानेंगे। तो माना हमने ये परिमेय है, मान लेंगे तो हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कि माना यह है, मतलब 5 करनी 3 एक कैसी है, परिमेय संख्या है। लिख दिए आपने संख्या है। अब आपने परिमेय क्यों लिखी, उल्टा लेना आपको, क्योंकि हम परिमेय लिख सकते हैं, आप परिमेय नहीं लिख सकते। तो परिमेय हम कैसे लिखा, आपको पता है कि 5 ऋण करनी 3 बराबर से हम क्या लिख सकते हैं, P बटे Q, जहां Q बराबर नहीं है 0, और जहां P Q क्या है, 2 पूर्णांक है, क्योंकि हम परिमेय को ऐसे ही लिखते हैं। आप परिमेय को पता है हम जिसे P बटे Q ग्रुप में नहीं लिख सकते, तो कैसे लिखे हैं, नहीं पता ना, इसलिए हम इसको उल्टा मान के चलेंगे कि P बटे Q है। चलिए, अब जो परिमेय है उसको एक तरफ करिए, जो अपरिमेय है, अरे अपरिमेय कौन दिख रहा है, ये, इसको इसी मोहल्ला में छोड़ दीजिए या उस तरफ ले जाइए, इस तरफ ले आइए, तो क्या हो जाएगा, 5 ऋण P बटे Q बराबर वर्गमूल 3। अब आप देखिए ये पूरी संख्या जो मिल गई आपको, ये कैसी है, ये संख्या परिमेय होगी, कैसी हो गई, अपरिमेय। अतः अपन क्या लिखेंगे, इसलिए 5 ऋण P बटे Q एक कैसी है, परिमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 3 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है, ऐसा लिखना है, अपरिमेय संख्या है। अब आप देख रहे होंगे परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं होती, तो हमारा मानना क्या है, अतः इसलिए हमारा मानना कैसा था, कैसा भैया, गलत है कि नहीं है, हमने जो माना था वो गलत निकला, क्योंकि परिमेय हमेशा परिमेय के बराबर होगी, हमारा मानना गलत है। अतः सीधा लिखिए आप, अतः 5 ऋण करनी 3 एक कैसी है, जब हमारा मानना गलत है भैया, तो जो पहले है तो ऐसा ही कहा, 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, बस प्रूफ हो गया, बस इतना लिखना है हमें। ऐसे ही आप एक सवाल और दिया गया है कि मान लीजिए 3 करनी 2 एक सिद्ध कीजिए अपरिमेय है, तो कुछ नहीं करना है, इसको हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, P बटे Q, 3 हो एक तरफ ले जा, परिमेय एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ, ऐसा, तो ये हमारी क्या हो गई भैया, परिमेय संख्या, और क्या कैसी हो गई, अपरिमेय। ऐसे ही भाषा लिखना है, इस 3-4 लाइनों को आप याद कर लीजिए कि हमें लिखना कैसे है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने प्रश्न पढ़े और सीखे, और भी ऐसे इसमें प्रश्न हैं जो आप हल कर सकते हैं, और अभाज्य गुणनखंड करके प्रश्नों को सीखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा, और हमारे यदि वीडियो अच्छा लगे, आपको पसंद आए, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले और आपको अच्छे से समझाने का मुझे मौका मिले। गणित सीखते रहिए, हंसते रहिए, और गणित का डर दूर करें, गणित मास आपके। ओके, थैंक यू।